सिर्फ एक सीजन के बाद अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक से गायब क्यों हो गए? शार्क टैंक के सीजन 1 में आने से वो और शार्क टैंक दोनों सुपरहिट हो गए। अश्नीर घर घर में जाना पहचाना नाम बन गया और वो रातों रात टीवी पर्सनालिटी बन गए। लेकिन ये फेमस शार्क पहले सीजन के बाद शो से ही गायब हो गए। क्या हुआ वहाँ? क्या वो खुद चले गए या उन्हें निकाल दिया गया? आज हम अश्नीर ग्रोवर की ऑन टीवी और ऑफ टीवी दोनों तरह की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे और आपको कुछ ऐसी हॉट गॉसिप्स बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। क्या शार्क टैंक जज अश्नीर ग्रोवर जज बनकर बहुत अमीर हो गए? रूमर्स ऐसी थी कि उन्हें हर एपिसोड के लिए 10 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन यकीन मानो तो शार्क टैंक जज बनने में कोई खास पैसा नहीं था। बिल्कुल बकवास आइडिया है, जैसा वो शार्क टैंक में बोला करते थे। ऑडियंस को उनके तीखे वन लाइनर्स बहुत पसंद आते थे। अश्नीर ग्रोवर ने 2022 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एक फोरम में बात करते हुए बताया कि शार्क टैंक के प्रोड्यूसर्स इतने गरीब थे कि उनके पास रिकॉर्डिंग करने के लिए एक वेन्यू भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अश्नीर के घर पर ही रिकॉर्डिंग किया। तो फिर अश्नीर शार्क टैंक के जज बनने के लिए क्यों मान गए? उन्होंने खुलकर 2 कारण बताए। एक तो पर्सनली सबको फेमस होना था, राइट, बट सेकंड चीज जो थी कि हमको लगा कि यार अगर वो 30 दिन हम ये कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी मोर फन देन एनीथिंग एल्स वी डू। शार्क टैंक के बाद वो काफी फेमस हो गए। सीजन 2 से ड्रॉप होने के बाद उन्होंने सभी शार्क्स को सोशल मीडिया पे भी अनफॉलो कर दिया। उन्होंने कहा कि वो शो छोड़ने के बाद शो में क्या हो रहा है ये जानना नहीं चाहते थे। उन्होंने सीजन 4 के लिए और 6 जज को बुलाने पर शार्क टैंक पर ताना मारते हुए कहा, काश क्वांटिटी से क्वालिटी आ जाती। भले ही भारत पे के फंड्स के मिसमैनेजमेंट केस के बाद अश्नीर ग्रोवर को शार्क टैंक से निकाल दिया गया था, लेकिन शो को अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा होता है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अभी भी #अश्नीर ग्रोवर लगा के वीडियोस इकट्ठे करते हैं। हालांकि वो शो में नहीं है, ऐसा लगता है अश्नीर खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। फेम और पॉपुलैरिटी के बावजूद अश्नीर और माधुरी जैन की कंट्रोवर्सी भी अट्रैक्टिव है। नवंबर में जब इस कपल ने न्यूयॉर्क वेकेशन के लिए जाने की कोशिश की तो उन्हें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोककर वापस भेज दिया गया। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने ओवरसीज जाने से रोकने के लिए बिजनेस टाइकून और उनकी वाइफ के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया। अश्नीर और उनकी वाइफ को सिक्योरिटी चेक इन से पहले ही रोककर उन्हें उनके दिल्ली रेजिडेंस लौटने के लिए कहा गया, जिससे चल रही फंड मिस अप्रोप्रिएशन केस में मदद मिल सके। लेकिन अश्नीर ग्रोवर का ये कहना है कि जब वो भारत पे के सीईओ थे तब उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो ये कह के फेमस हुए हैं कि आपको हीरो बनने के लिए फाउंडर्स को विलन बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी ऑटोबायोग्राफी दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के दौरान दी गई एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो सीजन 2 के पैनल पर क्यों नहीं थे। इस पर अश्नीर ने कहा कि शार्क टैंक सीजन 2 उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनके पुराने साथी शार्क नमिता थापड़ ने भी अश्नीर के बारे में हिंट दिया जब उन्होंने ट्वीट किया कि एक इंसान शो को बनाता या तोड़ता नहीं है। उन्होंने कहा, ना मैं ना कोई और। क्या अश्नीर शो छोड़ने के बाद अपने साथी शार्क के साथ अच्छे से रहे? मौका मिलते ही वो कभी भी कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटे। अश्नीर ने ई समिट 24 में पार्टिसिपेट किया, जो थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया था। वहां स्टूडेंट्स ने उनसे इंटरेक्ट किया और उनके साथी शार्क्स के बारे में भी जाना। अश्नीर ने कहा कि वो वैसे तो शार्क टैंक सीजन छोड़ चुके हैं, लेकिन जब भी चीजें स्ट्रेसफुल होती हैं तो अभी भी साथी जजेस उन्हें याद करते हैं। ये मजेदार है, लेकिन हर बार जब भी कोई शार्क टैंक में इनसिक्योर महसूस करता है तो वो हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी का सहारा लेता है। वो अश्नीर के बारे में टिप्पणी करते हैं कि अश्नीर को पकड़ के कुछ बोल दो, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिल जाएगी। सेकेंड सीजन में नमिता ने किया, अब अनुपम कर रहा है। यही 2 सबसे इनसिक्योर लोग हैं। अश्नीर ने वो सीन रेफर किया जब जजेस से पूछा गया उन्हें एंगर इश्यूज होते हैं क्या शो में, तो अनुपम मित्तल ने बोला, जिसको आता था वो गया। पर विनीता सिंह और नमिता थापड़ हंसने लगी और अनुपम ने जल्दी से कहा सॉरी, पर वो भी हंसने लगे। अश्नीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को चंडीगढ़, इंडिया में हुआ था। उनका पूरा परिवार एंटरप्रेन्योरशिप और नए आइडियाज लगाने में माहिर रहा है। उनके पिताजी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और माँ एक लोकल स्कूल में टीचर थीं। अश्नीर ने चंडीगढ़ में ही पढ़ाई की और बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अश्नीर ने 2002 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। IIT छोड़ने के बाद वो फ्रांस के INS से लियोन यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में गए और 2006 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपना MBA पूरा किया। अश्नीर ग्रोवर का एकेडमिक रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव है। उनकी पहली नौकरी कोटक महिंद्रा बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में लगी
और वहां उन्होंने 10 से अधिक समय तक काम किया और इंडिया की बहुत सी कंपनीज के मर्जर्स और एक्विजिशंस हैंडल किए। फिर अश्नीर ने ग्रोफर्स कंपनी को को फाउंड किया और उसके सीईओ बन गए। ग्रोफर्स ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का काम करती है और बहुत जल्द ही ये बहुत पॉपुलर हो गई। कंपनी ने कई $मिलियन फंड भी रेज किए। अश्नीर की सोच की वजह से ग्रोफर्स एक छोटी सी स्टार्टअप से बढ़कर इंडिया के कई शहरों में चलने वाली एक बड़ी कंपनी बन गई। फिर थोड़े टाइम के लिए पीसी ज्वेलर लिमिटेड में काम करने के बाद अश्नीर अमेरिकन एक्सप्रेस में चले गए। अमेरिकन एक्सप्रेस में उन्होंने अपना स्टार्टअप एक्सपीरियंस यूज किया ताकि वो ट्रेडिशनल फाइनेंस इंडस्ट्री में कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। वो 2016 से 2020 तक पेटीएम में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रहे। लेकिन इस पूरे समय में अश्नीर अपना खुद का वेंचर शुरू करने का मौका ढूंढ रहे थे और यही मौका भारत पे के रूप में उन्हें मिला, जो कि स्मॉल और मिड साइज्ड बिजनेसेस के लिए पेमेंट और लोन देने का प्लेटफॉर्म है। अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे को फाउंड किया और उसके सीईओ बन गए। भारत पे का मकसद इंडिया के 63 मिलियन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस और ट्रेडिशनल किराना स्टोर ओनर्स को ऐसे फिनटेक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है जो उनकी ही जरूरतों के हिसाब से बना हो। भारत पे एक सफल बिजनेस बन गई है जिसमें 400 शहरों में 10 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट पार्टनर्स हैं। कंपनी ने इंडिया में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया और जल्द ही कैपिटलाइज्ड हो गई। ये पहली कंपनी बनी जो इंटरऑपरेबल जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्यूआर कोड पेमेंट सर्विस देती थी। भारत पे देश का नंबर 1 ऑफलाइन एक्वायरर यूपीआई क्यूआर ट्रांजैक्शंस के लिए था। अश्नीर ग्रोवर हमेशा नए और इनोवेटिव आइडियाज लाके ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को डिस्टर्ब कर देते थे। उन्होंने ये काम फिर से 2020 में भारत पे का जीरो रेंटल पीओएस टर्मिनल लॉन्च करके किया। इस तरह भारत पे बहुत जल्दी दूसरा प्राइवेट पीओएस प्लेयर बन गया जिसके 2 लाख से ज्यादा पीओएस टर्मिनल मर्चेंट्स हैं। भारत पे ने B2B लेंडिंग मार्केट में कामयाबी के बाद 12% क्लब लॉन्च करके कस्टमर फिनटेक में भी कदम रखा। फिर से ये एक यूनिक कंसेप्ट था जहां यूजर्स प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करके ईयरली 12% कमा सकते थे या फिर उसी रेट पर लोन ले सकते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत पे को इससे प्रॉफिट कैसे होता है। 2021 तक भारत पे की वैल्यू $3 बिलियन तक पहुंच गई। ये सब अचीवमेंट्स के ऊपर भारत पे और सेंट्रम ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस हासिल कर लिया। ये भारत पे के लिए बहुत बड़ी जीत थी और ये लाइसेंस इंडिया में 6 साल में पहली बार किसी नए बैंक को दिया गया था। सेंट्रम और भारत पे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक का बिजनेस लेकर एक डिजिटल बैंक बन जाएंगे जिसमें फिजिकल ब्रांचेस की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस के सीईओ इतने अचानक क्यों छोड़ गए? वो बात यह है कि उनका रेजिग्नेशन उतना वॉलंटरी नहीं था जितना लग रहा था। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा मिलते ही कुछ ही मिनट्स में अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी के सीईओ पोजीशन से रिजाइन कर दिया। उस मीटिंग में PwC की ऑडिट रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाली थी। PwC की कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने अश्नीर ग्रोवर के सीईओ कंडक्ट को डिटेल में रिव्यू करके और उसके बेसिस पर एक्शन लेने की सलाह दी। रेजिग्नेशन के बाद भारत पे ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि बोर्ड के पास रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बेसिस पर एक्शन लेने का अधिकार रिजर्व्ड है। अश्नीर ग्रोवर ने शुरू में इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि PwC की रिपोर्ट एक कॉन्फिडेंशियल रिव्यू नहीं थी और उसके कंटेंट को बोर्ड की मीटिंग से पहले ही प्रेस को लीक कर दिया गया था। अश्नीर ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में आर्बिट्रेशन भी फाइल की जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत पे के खिलाफ उनका किया गया इन्वेस्टिगेशन इल्लीगल था, लेकिन उनका अपील डिनाई कर दिया गया। कुछ ही महीनों के अंदर सीईओ के तौर पर उनकी टेन्योर के बारे में कई चीजें सामने आई और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी वाइफ जेन 2018 से कंपनी की फाइनेंशियल कंट्रोलर और कंपनी के फाइनेंसेस की इंचार्ज थी। ये सब तब शुरू हुआ जब एक ऑडियो क्लिप एक्स पर वायरल हुई जिसे पहले ट्विटर कहते थे, जिसमें नायका IPO के लिए मार्जिन फंडिंग को मिस करने पर अश्नीर ग्रोवर द्वारा एक कोटक महिंद्रा बैंक एम्प्लॉय को धमकी दी गई थी और वर्बली अब्यूज भी किया गया था। अश्नीर और उनकी वाइफ ने कोटक महिंद्रा बैंक को फाइनेंस प्रोवाइड करने में असफल होने के लिए एक लीगल नोटिस भी भेजा था। ग्रोवर ने कहा कि वो वॉइस क्लिप फेक थी। उन्होंने कहा कि ये उनसे बिटकॉइन में $2,40,000 की रिश्वत लेने की कोशिश की थी। ट्विटर पर एक बोंगू बाबू नाम के एनोनिमस ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया था जिसमें साउंड क्लाउड लिंक था जहां पे ये ऑडियो क्लिप अपलोड किया गया था। उसमें ग्रोवर, उनकी वाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा था। ये क्लिप अब डिलीट हो चुका है। अश्नीर की जिंदगी में एक अनजान मोड़ तब आया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत पे द्वारा फाइल किए गए केस में हाजिर होने का नोटिस भेजा। दिल्ली HC ने अश्नीर और जैन को कंपनी के खिलाफ किसी भी तरह का डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स पास करने से रोका।
भारत पे ने सिविल सूट में ग्रोवर, जेन और उनके अन्य फैमिली मेंबर से 88 करोड़ रुपए के नुकसान का मांग किया। उन्होंने ग्रोवर, जेन और उनके अन्य फैमिली मेंबर्स के खिलाफ 17 मामलों में फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाकर एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल किया। अशनीर और फैमिली के खिलाफ चार्जेस में शामिल है चीटिंग, सिफॉनिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स। भारत पे ने आरोप लगाया कि ग्रोवर और जेन ने झूठे वेंडर्स बनाकर कंपनी के फंड्स में से 83 करोड़ रुपीस पर्सनल यूज के लिए गलत तरीके से निकाले। भारत पे का ये भी दावा है कि इस कपल ने 59.73 लाख का मिसयूज किया। इन पैसों का यूज उन्होंने अपने घर के रेंट और यूटिलिटीज में, होम अप्लायंसेस खरीदने में, फैमिली मेंबर्स के लिए एयरलाइन टिकट खरीदने में, पर्सनल स्किन केयर प्रोडक्ट्स का पेमेंट करने में किया। ये सब काफी एक्सपेंसिव है। क्या वो लेविश लाइफ जीते हैं? हाँ, आपको उनके घर को देखना चाहिए। अशनीर और जेन कभी शराब नहीं पीते, लेकिन दिल्ली के पंचशील पार्क में उनके 18,000 स्क्वायर फुट वाले मेंशन में 150 बोतल्स की पूरी तरह से भरी हुई बार है। हालांकि उनके घर की कीमत 300 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन रूमर्स ये है कि उनका डाइनिंग टेबल ही 100 करोड़ रुपए का है। शायद ये दुनिया का सबसे महंगा टेबल हो। डाइनिंग टेबल की बात करते हुए अशनीर ने मजाक में कहा था, Most infamous table. Yes. It's supposedly worth 10 crores, which is news to me. I thought my house was worth 10 crores, but the table is worth. And the most expensive in the whole world. We had अशनीर आजकल हेल्थ और फाइनेंस के फैन बन गए हैं और उन्होंने अपने फेवरेट लेट नाइट स्नैक्स जैसे चिप्स और नमकीन खाने की आदत छोड़ दी है और अब वो हेल्दी खाना पसंद करते हैं। उनका बेड साइड स्नैक्स अब सिर्फ नट्स है और वो रेगुलरली वर्कआउट भी करते हैं। शुरू में तो वो घर के अंदर ही 50 मीटर के पैसेज में रनिंग करते थे। हालांकि उनका मानना है कि उनके पर्सनल ट्रेनर ने उनके साथ स्कैम किया था और जब से उन्होंने उस ट्रेनर को निकाल दिया है तब से उनका वेट कम होना शुरू हो गया है। हाई लाइफ के बारे में बात करें तो अशनीर और उनकी वाइफ जेन के पास एक कार की कलेक्शन है, जिसमें एक 6 लीटर V12 मर्सिडीज मेबैच S650 और एक पोर्शे 718 केमैन शामिल है। अशनीर को माना जाता है कि पूरे दिल्ली में बस उनके पास एक ग्रीन कलर की पोर्शे है। फॉर्मर शार्क टैंक जज को फास्ट कार्स काफी पसंद है। उनकी पोर्शे सिर्फ 5.2 सेकंड्स में स्टैंड स्टिल से 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। अशनीर ग्रोवर को अपनी फाउंडेड कंपनी को छोड़ना पड़ा, पर वो अपनी वाइफ माधुरी जेन ग्रोवर और अपने 2 बच्चों, बेटा अभी ग्रोवर और बेटी मन्नत ग्रोवर के साथ वेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। उनकी उम्र 82 साल है और उनकी नेटवर्थ $107 मिलियन है। क्या आपको शार्क टैंक में अशनीर ग्रोवर की कमी महसूस होती है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यहाँ हमारी बिजनेस कहानी खत्म होती है और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।